ठीक है, सबसे पहली न्यूज़ है, व्हाट इज ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल? कुछ आइडिया? पहले करा था, पहले जो भी करंट अफेयर करते थे लगभग 1 महीने पहले उनको पता होना चाहिए क्या है। एक ईयू का ना एक सोशल मीडियाज वगैरह और गूगल वगैरह के अगेंस्ट एक बिल आया था, ठीक है, एंटी कंपटीशन लॉ करके था। उसी की तर्ज पे हमने एक ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल लेकर आए हैं। अब करता क्या है, ये जो भी सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटिटीज़ हैं जैसे कि गूगल, अब इन्होंने एक वो दे रखा है कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंटिटीज़, यानी कि उनके पास फाइनेंशियल पावर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है और यूज़र बेस सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, 10 करोड़ यूज़र का इन्होंने बताया, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा यूज़र्स हैं तो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, ठीक है, ताकि ये कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स ना लेना शुरू कर दें, ठीक है, मेनली इस काम के लिए। तो देखो फरवरी 2023 में इन्होंने एक मतलब CDCL न्यू डिजिटल कंपटीशन बिल, CDCL क्या है, कंपटीशन लॉ है, अच्छा कमेटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ फॉर्म करी थी, ठीक है, कि ये एक नया डिजिटल कंपटीशन बिल बन जाए, एडवोकेटिंग एन एक्स एंटे फ्रेमवर्क टू प्रीएम्प्ट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस। अब एक्स एंटे का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ लागू होने के बाद, अब मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉ आया उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लागू हो, ठीक है। एक होता है एक्स पोस्ट फैक्टो, पोस्ट फैक्टो मतलब किसी चीज़ के हो जाने के बाद हम बैक डेट में किसी चीज़ को लागू करना है, ठीक है, इस टाइप के लॉ। तो ये एक्स एंटे फ्रेमवर्क है कि हम एक ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ उस दिन के बाद वो लागू हो, ठीक है। एक्स एंटे फ्रेमवर्क टू प्रीएम्प्ट पहले से हम कुछ कर लें एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, कि कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इन डिजिटल मार्केट। अब डिजिटल मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कोई आपके इमेजिनेशन में आ रही हो, किस टाइप की एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होती हैं? जैसे हाँ, ये भी है, चलो ये तो फिर भी कुछ हो गया। बहुत ऑब्वियस एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती रहती हैं, जैसे कि इस तरह सोचो कि जैसे अमेज़न है ना, अमेज़न क्या करता है, अमेज़न प्राइम का डेटा जो कि एसेंशियली ई मार्केट प्लेस वाला डेटा था, उसको उठा के अमेज़न प्राइम वीडियो में दे देता है ना, तो शेयरिंग ऑफ डेटा इस तरीके से हो जाता है। ये एंटी कॉम्पिटिटिव होगा कि वो क्या है कि पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा बनाना चाह रहा है जहाँ पे सिर्फ अमेज़न और अमेज़न दिखाई दे, ठीक है। या जैसे कि प्ले स्टोर है, गूगल पे चलने वाली एड्स को ज़्यादा प्रमोट करे, प्राइवेट प्लेस जो क्या कहते हैं, ये जो होती हैं ऐप स्टोर्स हैं उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करें। या मार्केट प्लेसमेंट, कि अमेज़न बेसिक वाले प्रोडक्ट ऊपर दिखाए और बाकी मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट बाद में दिखाए, ठीक है। या ब्लिंकिट अपनी सिस्टर कंपनीज के जो प्रोड्यूस हुआ आटा है वो ऊपर दिखाए और बाकी हुआ पीछे दिखाए। ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं जो मेनली ये करना चाह रहे हैं कि अगर इनकी एक सिग्निफिकेंट रीच हो गई है अमंग्स द यूजर बेस, उस पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए कुछ वो एंटी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ना करना शुरू कर दें, ठीक है, एंटी मार्केट प्रैक्टिसेस ना स्टार्ट कर दें। उस चीज़ के लिए हाँ, यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट्स एक्ट आया, उसके ऊपर मॉडल करा गया है इन्होंने, ठीक है। सीधे प्रोविजन पर आते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्स एंटी एडवर्स, ये सब ठीक है, काम की चीज़ है हमारे पास। हाँ, इट एम्स टू रेगुलेट ओनली सिर्फ डोमिनेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस इन स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। ड्राफ्ट आइडेंटिफाइज 10 करोड़ डिजिटल सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन सर्च इंजन, सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये सारे, यानी कि गूगल को भी टारगेट करेंगे, ये कहते हैं नेटवर्किंग साइट यानी कि फेसबुक वगैरह, इनको भी टारगेट करेंगे, और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह, ठीक है, सारे डिजिटल मार्केट को टारगेट करेंगे। CCI विल आइडेंटिफाई डोमिनेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब डोमिनेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस कौन होंगे? बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, कि कितना यूजर बेस है, मान लो, ठीक है, कौन से, जैसे कि सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या सिग्निफिकेंट स्प्रेड, यूजर बेस कितना है या फाइनेंशियल माइट कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अलीबाबा में उतने यूजर नहीं है लेकिन उसकी फाइनेंशियल माइट ज़्यादा है, वो खाली होलसेलर्स यूज़ कर रहे हैं, हम आम लोग तो यूज़ नहीं करते,
है ना। तो हो सकता है कि अलीबाबा जैसे प्लेटफॉर्म में हम यूज़र बेस मतलब अच्छा स्ट्रेंथ का टेस्ट ना हो, हमें स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट करनी पड़ेगी वहाँ पे, फाइनेंशियल बेस के बेसिस पे। ठीक है, तो दो इन्होंने टेस्ट रखे हैं कि एक तो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो और दूसरा सिग्निफिकेंट स्प्रेड टेस्ट। दो टेस्ट करेगी सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये चेक करने के लिए क्या कि ये डिजिटल एंटरप्राइज डोमिनेंट है कि नहीं। ठीक, क्वांटिटेटिव टेस्ट अलाउ सीसीआई टू डेजिग्नेट एंटिटी एज, एक बार सिग्निफिकेंट टेस्ट पूरा हो गया और उसमें पास कर गई कोई एंटिटी, तो उसको वो बताएंगे क्या है ये, सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज, SSDE। और इन SSDEs के लिए रेगुलेशंस होंगे कि वो क्या क्या काम नहीं कर सकते। ठीक है, SSDE इवन इफ इट डज नॉट मीट क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड, तो ये मतलब जो भी है, या तो ये थ्रेशोल्ड पास कर देंगे, अगर सिग्निफिकेंट थ्रेशोल्ड नहीं भी पास कर रहे हैं तो भी वो SSDE किसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और SSDEs आर ऑब्लाइज्ड नॉट टू इंडल्ज इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, इंश्योरिंग फेयर, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस। मतलब क्या करेंगे, ये कुछ प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करेंगे। क्या, सेल्फ प्रेफरेंसिंग, माने अमेजन अपने ही प्रोडक्ट को ऊपर दिखाए, अपने आप को प्रेफरेंस दे, सेल्फ प्रेफरेंसिंग। फिर रिस्ट्रिक्टिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी, कि अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी, है ना, अगर ऐसा हो रहा है कि जैसे ऐप वो स्टोर्स हैं, है ना, वहाँ पे गूगल सर्टेन दूसरे दूसरे ऐप स्टोर्स को जो गूगल है अपने प्ले स्टोर पे नहीं लिस्ट होने दे रही, मान लो, वरना मतलब ऐसा है ना कि कोई भी ऐप स्टोर अपने आप में एक ऐप होती है ना। अब गूगल प्ले स्टोर क्या करता है, किसी दूसरे ऐप स्टोर को अपने प्ले स्टोर पे लिस्ट नहीं होने देता। हम क्या करेंगे वरना, कि हम प्ले स्टोर पे जाकर, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर किसी और का ऐप स्टोर डाउनलोड कर लेंगे और बाकी की ऐप उनसे डाउनलोड करेंगे, फिर इनके ऐप स्टोर पे जाएंगे ही नहीं, है ना। ये रिस्ट्रिक्शन की पॉलिसी है गूगल की। तो कहने का मतलब है, इसको टारगेट करते हुए भाई तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड होगा। ठीक है, आगे एंटी स्टीयरिंग मतलब स्टीयर करना, कि यूजर, इस वाले यूजर को स्टीयर करना कि आप हमारे इस ऐप का फायदा उठा रहे हो, इस वाले ऐप पे चले जाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं चलाता नहीं हूँ, कुछ आइडिया नहीं। उसमें ना अराउंड 6-7 महीने पहले हाँ, उन्होंने ट्विटर का एक वो निकाला था। ओह अच्छा। उसमें ये था ना कि थ्रेड से और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर दे रहे थे, और अच्छा, कहते हैं आप थ्रेड अकाउंट क्रिएट कर लो, आप इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो मतलब आपने अगर ये चीज़ खोली है तो आप ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे इनरोल हो गए। हाँ, एग्जैक्टली इसी चीज़ को, डिलीट कर दे तो आपको मेन अकाउंट इंस्टाग्राम तो इसी चीज़ को कहते हैं स्टीयरिंग। ठीक है, फिर टाइंग और बंडलिंग ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, ये भी स्टीयरिंग की तरह ही है कि एसेंशियल सर्विसेज को बंडल करके एक प्रोडक्ट बनाकर बेच दिया। ठीक है, और फिर क्रॉस यूटिलाइजिंग यूजर डेटा, कि अमेजन प्राइम का डेटा, ठीक है, अमेजन जो क्या कहते हैं ई कॉमर्स वाली कंपनी है, उसका डेटा अमेजन प्राइम वीडियो में यूज़ हो रहा है मान लो। ठीक है, सारे फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ से चुरा लिए, सबको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भेज दिया। ठीक है, सबका अकाउंट बना दिए, तो ये चीज़ नहीं हो सकती, टू गिव एन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, फिर क्या होगा, वरना कॉमर्स वाली साइट का डेटा यूज़ करके जो वीडियो वाली मार्केट है वो डिसरप्ट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें, रिस्पॉन्स टू बिल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जितने भी टेक कंपनीज हैं वो इसको वो कर रही हैं। लेकिन इंडियन स्टार्टअप सपोर्ट द ड्राफ्ट बिल, क्यों? इमीडिएटली अभी इनके ऊपर, जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक इनके ऊपर ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इनके बड़ी फायदे की चीज़ है। ठीक है, आर्गुइंग इट वुड एड्रेस मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बाय बिग टेक, हमारी जो टेक कंपनीज हैं वो बड़ी नहीं हो पा रही हैं इस वजह से, क्योंकि उनकी मोनोपोली है और मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसीज हैं और इस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं, है ना। तो ये सब इसको सपोर्ट कर रहा है, बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। On reducing tariff for smartphone components, कि Indian Cellular Electronics Association ICEA seeks tariff reduction on certain smartphone components to lower input cost and enhance global competitiveness। अब ये कुछ दिन पहले भी आया था कि ये कंपनियाँ कह रही थी भाई आपने PLI तो चला दी, बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इंसेंटिव मिल रहा है मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए, एक काम और कर दो, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दो, है ना। तो ये और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो वही चीज़ और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में इनकी एसोसिएशन ने बोली, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। ठीक है, कुछ काम का आया है। क्या कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट, रैशनल फॉर टैरिफ कट क्या है, रिड्यूसिंग इनपुट कॉस्ट, ऑब्वियसली प्राइमरी रीज़न यही है। ठीक है, दूसरा
complex component. Industry seeks duty cut on highly complex and miniaturized inputs like printed circuit boards and sub-assemblies which are not close to being manufactured in India. या तो कोई ऐसी चीज़ हो, मतलब कहने का मतलब बड़ा लॉजिकल आर्गुमेंट दे रहे हैं, या तो कोई ऐसी चीज़ हो जो इंडिया में वाकई में मैन्युफैक्चर हो सकती है, अगर हो सकती है उसका टैरिफ बढ़ा दो, है ना, तो जो इंडियन कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगी और यहाँ से यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। पर वो चीज़ जो कि अभी इंडिया क्लोज भी नहीं है इंडिया में बनाने के लिए, बेहतर है उसका जो टैरिफ है लोअर कर दो, है ना, हम बाहर से इंपोर्ट करके कम से कम फाइनल प्रोडक्ट तो और ज़्यादा तेज़ी से चीपर बनाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छा आर्गुमेंट है, एक सिंपल आर्गुमेंट है। ठीक है, ये हो गया। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट कुड टेक अराउंड 8 years टू डेवलप, कि अगर हम जैसे PCBs हैं, है ना, अगर हम फिलहाल की प्रोग्रेस के हिसाब से चले हमें 8 साल लगेंगे उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए, तब तक के लिए रिड्यूस कर दिया जाए टैरिफ। हाँ, जो चीज़ इंडिया में भी बन सकती है उसका टैरिफ बढ़ा दो ताकि इंडिया में ही बने फिर वो, है ना। फिर एग्रीगेट डिमांड, ICA notes that all aggregate demand for some input is much larger than demand created by current production level. High tariff on PCB and other input are not leading to increased domestic production. अगर आपने हाई डिमांड इन PCBs पे कर दी तो ऐसा नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ जाएगी, हम बना ही नहीं सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। तो वो आर्गूमेंट है, तो ठीक है, अच्छा है आर्गूमेंट। और कुछ है, कॉम्पिटिटिव रीअलाइनमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगी हमारी, हम कहाँ से कंपटीशन फेस कर रहे हैं, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, मैक्सिको। ठीक है, और कुछ है नहीं, सेम टाइप के पॉइंट है। प्रोजेक्ट ये प्रोडक्ट्स PLI स्कीम हम पहले ही देख चुके हैं, आगे चलते हैं, है ना। PLI स्कीम सबको पता है क्या है, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे इंसेंटिव, सिंपल। ठीक है, फिर इंडिया एंड रशिया एग्री टू एक्सपेडाइट मिलिट्री सप्लाईज थ्रू जॉइंट वेंचर हमें यूक्रेन वॉर डिलेज। और कौन से डिलेज से मेनली वो S-400 वगैरह मिसाइल सिस्टम्स वगैरह आने थे, है ना, और उसमें डिले हुए क्योंकि वो अपना खुद यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो अपने लिए वो प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। तो इंडिया एंड रशिया हैव एग्रीड टू एक्सपेडाइट द डिलीवरी ऑफ स्पेयर पार्ट्स फॉर रशियन ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म। दिस डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा, मार्किंग द गवर्नमेंट्स फर्स्ट पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलेज इन रशियन सप्लाईज। ठीक है, द डिस्कशन टुक प्लेस, ये 22nd इंडिया रशिया मीट थी। ठीक है, काफ़ी है। ठीक है, ये हमें पता है कितना परसेंट आता है रशिया से सब मिलिट्री हार्डवेयर हमारा, 60%, है ना, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था ये 60% कुछ आ रहा है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट डिले हमारी S-400 सिस्टम में हो गई है। और S-400 सिस्टम कहाँ हम डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, चाइना बॉर्डर पे, है ना, उसके लिए हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम वैसे ना रोक पाएँ, है ना, आकाश मिसाइल वगैरह है हमारे पास। S-400 हमें इनके अगेंस्ट चाहिए। ठीक है, डिस्पाइट दिस डिले, ये सब ठीक है। चलो, मिटिगेशन एफर्ट एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज, सिंस द ऑनसेट ऑफ यूक्रेन वॉर इंडिया हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज। क्या कि दीज एफर्ट इंक्लूड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिजिनस सोर्सेज एंड कंट्रीज लाइक पोलैंड एंड जॉर्जिया। लास्ट ईयर आर्मी चीफ, ठीक है, और कुछ है, अच्छा हाँ, ये मतलब एक्चुअली क्यों पोलैंड और जॉर्जिया, क्योंकि ये सब फॉर्मर USSR कंट्रीज़ हैं, है ना, तो यहाँ पे पहले रशियन इक्विपमेंट गया हुआ है, तो हमें अभी रशियन इक्विपमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, या रशिया से नहीं मिल रहा तो पुराने इक्विपमेंट किसी और से खरीद लें, है ना, तो ऐसा हमने करने की कोशिश करी थी। ठीक है, जॉइंट वेंचर एंड सेल्फ सफिशिएंसी, joint statement released by India and Russia emphasized reorienting their defense partnership towards joint research and development. ठीक है, इंडिया वैसे कुछ जॉइंट डेवलप कर रहा है जॉइंटली, कुछ आपके दिमाग में हो, जहन में है? हाँ, क्लासनिको कहाँ पे हो रही है, उत्तर प्रदेश में कहाँ, नहीं, अमेठी में हो रही है, आगरा में पता नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो अभी बात चल रही है, हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया के साथ बनाना चाह रहे हैं, और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में UPSC में इस बार क्वेश्चन भी आ गया इस चक्कर में। हाँ, हम रशिया के साथ मिलके भी एक बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, 5th जनरेशन हम खुद भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन रशिया के साथ काफ़ी पुरानी हमारी डील है कि हम साथ में मिलकर बनाएंगे, जो कि रिसेंट टाइम्स में एक्चुअली डिले होना शुरू हो गई थी।
ठीक है। और वैसे काफ़ी टाइम से उसका ना स्टेटस हमें पता नहीं लगा है, मेरे पुराने नोट्स में लिखा हुआ है कि 5th जनरेशन हम उनके साथ बना रहे थे, विकीपीडिया वगैरह पे इस पे पेज भी बने हुए हैं, ठीक है। चलो ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वर्किंग ग्रुप इन लाइन विद देयर कमिटमेंट टू टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, इंडिया एंड रशिया एग्रीड टू एस्टैब्लिश न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। द प्रोविजन डिटेल बाद में आएगी, तो फिर अभी कोई मतलब ही नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। INS कलावरी, कलावरी क्लास हमारे पास सबमरीन्स हैं जो कि हम उनसे ले रहे हैं, ठीक है। कुछ है INS विक्रमादित्य कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर था, एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब जिसपे एयरक्राफ्ट लैंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर फाइटर जेट्स हमारे पास सुखोई हैं, मिग्स हैं, ठीक है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इंडिया रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ हमारे पास, हम अभी जॉइंट प्रोडक्शन AK-47 का कर रहे हैं, वरना हम अपनी खुद की इंसास राइफल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हाँ, टैंक्स हम इनके यूज़ करते हैं T-72 T-90, ठीक है। 2 टाइप के टैंक्स हैं बस, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिसीव्स रशियाज हाईएस्ट स्टेट अवार्ड, नाम बस याद रखो, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट टू टूम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, मॉस्को में वो गए, वहाँ पे एक ट्रिब्यूट पे करी होगी, ठीक है। कुछ काम करनी है। 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स एडवाइजरी काउंसिल। फाइनेंस कमीशन क्या होती है? हाँ, ठीक है। करती क्या है? हाँ, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के ऊपर डिसाइड करती है, रिकमेंडेशंस देती है। क्या ये रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती हैं? बताओ। नहीं, नॉन बाइंडिंग होती है रिकमेंडेशन, सरकार माने ना माने, लेकिन हाँ रिकमेंडेशन है। कोई भी अथॉरिटी सरकार को फोर्स कैसे कर सकती है कि इस चीज़ को मानो? सुप्रीम कोर्ट थोड़ी हो गई, हाँ, लेकिन इनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, मतलब कि ये चेक करने के लिए कि कितना पैसा जाना चाहिए। जैसे सरकार जनरली मान लेती है बातों को, है ना, कभी कभी होता है नहीं भी मानती है। जैसे बहुत टाइम से चल रहा था कि भाई GST ले आओ, GST ले आओ, और फोर्स थोड़ी कर देंगे। अब GST नहीं आ पा रहा, नेगोशिएशन नहीं हो पा रही थी, 13th फाइनेंस कमीशन में आया, 14 में आया, 15 में आया, है ना। 14th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी उसके बेसिस पे हमने लागू करने की कोशिश करी, अरुण जेटली ने बनाया कंसेंसस। वैसा नहीं आ पाया जैसा कि इन्होंने बोला था। अब जैसा आ पाया वैसे ही तो करेंगे, अब इस पर फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देती हैं और सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करती है, मतलब ये एविडेंसेस सबमिट करा सकती हैं, स्टेटमेंट सबमिट करा सकती हैं, एफिडेविट सबमिट करा सकती हैं। क्यों ये सब सबमिट कराएंगे? ये चेक करने के लिए कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फाइनेंशियली कितनी वीक हैं। जब उसका असली डेटा मिलेगा, हाँ इतनी वीक है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, उसके हिसाब से वो बताएंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर टैक्स आया है इसका कितना पोर्शन डिवाइड कर दिया जाए स्टेट्स में। हाँ, अब थोड़ा लॉजिक पे जाओ। फाइनेंस कमीशन बनाई ही क्यों गई? ऐसा क्यों प्रोविजन करा गया कि भाई सेंटर से स्टेट को कुछ मिले? स्टेट अपना नहीं निकाल सकते क्या पैसा? फिर फाइनेंस कमीशन क्यों बनाई गई? स्टेट से भी तो पैसा सेंटर को जा रहा है, कितना मिनरल रिसोर्स है, आखिर यूनियन में जो पैसा आ रहा है वो भी उसमें स्टेट का भी है। और भी बड़ी चीज़ें हैं कुछ, क्या जैसे जब इंडिया आज़ाद हुआ, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, ये कॉन्शियसली रखा गया था कि सेंटर स्ट्रांग रहे, ये उस समय बड़े खतरे थे, इंडिया टूट सकता था, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कौन रहना चाहिए था? सेंटर। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सब कुछ उनको दिया गया, ठीक है। और मेनली गुड्स के ऊपर टैक्स था जो कि स्टेट के पास आया। इसके अलावा एग्रीकल्चरल टैक्स, और हमारी पॉलिसी थी कि एग्रीकल्चर के ऊपर हम कभी लगाएंगे नहीं टैक्स। तो मतलब स्टेट के पास क्या है? स्टैम्प ड्यूटीज आई हैं और बस ये कि गुड्स के ऊपर टैक्स। अब गुड्स के ऊपर टैक्स का भी हमने GST कर दिया है, उसका भी आधा जो है सेंटर को जाएगा, विच मीन्स शुरुआत में ही हमें ये पता था कि जो स्टेट्स हैं वो वीक रहेंगी। तो एक प्रोविजन कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, क्या कि आर्टिकल 280 के अंदर एक फाइनेंस कमीशन सेटअप हो गई हर 5 साल में, जो ये बताएगी कि जो भी जो एक्सचेकर है स्टेट्स का, उसमें जितनी भी कमी है उसकी भरपाई सेंटर करे अपने टैक्सेस में से, ठीक है। और प्रोविजन करेगा क्या कि
आर्टिकल 246 वगैरह हैं और ये सब, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस, वो जो किताब मिली है पॉलिटी वाली, उसको ठीक से पढ़ना इस चीज़ के मामले में, ठीक है। डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस, तो उसमें प्रोविजन करेंगे कि जैसे ही टैक्स आएगा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा नहीं बनेगा, पहले इसमें से डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस होगा। एक बार स्टेट्स को उनका अधिकार का दे दिया गया, उसके बाद वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हिस्सा बनेगा, जिसमें से सरकार खर्च कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो पहले स्टेट्स को जाएगा, और कैसे जाएगा ये जनरली रिकमेंड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जैसे अभी रिकमेंड करा हुआ है कि जितने भी टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस कहते हैं इसको, इसका 42% स्टेट्स को जाएगा और बाकी सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। बाहर एक वहाँ पिन बोर्ड पे एक डायग्राम भी बना हुआ है डेवल्यूशन ऑफ टैक्स वाला, ठीक है, वो किताबों में बना हुआ, देख लेना, ठीक है। सारा टैक्स कैसे फ्लो करता है, इंडिया में पैसा कैसे फ्लो करता है, वो एक डायग्राम के अंदर है सारा। 60-40 की रेशियो में है नहीं, 42% है, ये बोला गया था। हमारा जो 15th फाइनेंस कमीशन था, उस 14th फाइनेंस कमीशन ने एक्चुअली बोला था कि 42%, उन्होंने ये बोला था कि 42% स्टेट को दे दिया जाए। उससे पहले 32% दिया जाता था, लगभग 1/3। 42% दे दिया जाए, इसके एवज में कि स्टेट एग्री हो जाए कि जीएसटी आ जाए, स्टेट अपना 50% दे दें और 10% एक्स्ट्रा कर दिया जाए जो कि स्टेट को मिले, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंड करा था कि भाई आप स्टेट से बात कर लो, उनसे नेगोशिएट कर लो, उनको सेंट्रल पूल से एक्स्ट्रा दे देना, बस कुछ ऐसा कर दो कि यहाँ पर ही आ जाए जीएसटी, समझ ना। और फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने एक और रिकमेंडेशन दे दी, क्या? ये जो 42% आपने स्टेट को दे रखा है, इसमें से 1% कम कर लो और ये 1% एडिशनल लगाओ आप जम्मू कश्मीर को डेवलप करने के लिए, तो अभी 41% बनता है, ठीक है। अब बात इस पर होगी, स्टेट्स कह रही हैं हमारी फाइनेंशियल हालत बुरी है, कोविड आया था, हेल्थ के ऊपर हमें खर्चा करना पड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी थी उनकी हालत बुरी थी, पावर कंपनी की, ठीक है, और पावर स्टेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमें खर्चा करना पड़ा, हमारे खर्चे हो गए हैं ज़्यादा और आपने 1% और कम कर दिया। जीएसटी आने के बाद हमारे पास जो टैक्स जैसी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी हो नहीं पाई है ना। तो अब जो नेगोशिएशंस होगी इसमें क्या होगा, वही होता है कि स्टेट से बात करी जाती है, ये कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले। अभी वापस वो डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी, क्या कि स्टेट को थोड़ा सा और डिवोल्यूशन दे दो, है ना, फिर हमें बाद में पता लगेगा कि क्या रिकमेंडेशन दे रहे हो, फिर वो लागू होगी, ठीक है। तो 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गई है विद डॉक्टर पूनम गुप्ता एज कन्वीनर, ठीक है, टू एडवाइस ऑन टर्म ऑफ रेफरेंस। ये चेयरमैन नहीं है, ये सिर्फ कन्वीनर हैं जो कि एडवाइस करेंगे टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इस पर एक सवाल आया था 2017 या 18 में कि 15th फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, डायरेक्ट सवाल। पहले तो ये बताओ टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, कुछ आइडिया? कंडीशन नहीं, टर्म ऑफ रेफरेंस होता है कि हमारा स्कोप क्या है, कि हम किस चीज़ पे बात करेंगे। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन में ये बात हुई थी कि ये जो 42% डिवाइड भी करा जाता है ना, किस स्टेट को कितना मिलेगा उसके भी रिकमेंडेशन होते हैं। उसमें एक रिकमेंडेशन था कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हो। पहले 1972 की पॉपुलेशन ली जाती थी, ठीक है, 1971 की सेंसस वाला डेटा, फिर 2011 की पॉपुलेशन लेना शुरू कर दी। साउथ वाली स्टेट्स तिल मिला गई, क्यों? ये कह के कि भाई 1971 की पॉपुलेशन तो ठीक है, वहाँ से 2001 तक जब आए हैं या 2011 तक जब हम आए हैं, हम सदर्न स्टेट ने अपनी पॉपुलेशन को कर लिया कंट्रोल, ठीक है, और नॉर्दर्न स्टेट्स अभी भी धड़ल्ले से पॉपुलेशन ग्रो कर रही हैं। हमें तो नुकसान हो गया, हमने फिर क्यों अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करा और एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा और पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, है ना। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस थी कि पॉपुलेशन एक टर्म ऑफ रेफरेंस थी, जैसे, है ना, इकोलॉजी टर्म ऑफ रेफरेंस हो जाती है कभी कभी, अंडर डेवलपमेंट टर्म ऑफ रेफरेंस हो जाती है, किस किस चीज़ पे हम बात करेंगे, है ना। जीएसटी का प्रमोशन है, एक टर्म ऑफ रेफरेंस हो सकती है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अभी इनको कन्वीनर नियुक्त कर दिया गया है और ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे क्या टर्म ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए, असिस्ट इन रिसर्च एंड अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एनहांस फिस्कल डेवल्यूशन एंड द क्वालिटी ऑफ कमीशंस रिकमेंडेशन, ठीक है। ये कन्वीनर है इसकी, ठीक है। तो ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल है इस्टेब्लिश्ड एन एडवाइजरी काउंसिल डी.के. श्रीवास्तव में कोई है, कुछ नाम है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वीनर है पूनम गुप्ता जी। फिर काउंसिल्स रोल क्या है, एडवाइजिंग द कमीशन ऑन
any term of reference or related relevant subjects, assisting in preparation of papers or research studies। जनरली कमीशन की जो रिपोर्ट होती है बहुत सारी स्टडीज़ के बेसिस पे होती हैं, ये अपने आप में 8-10 थीसिस हो जाती हैं, तब जाकर उसके उन रिसर्च के बेसिस पर रिकमेंडेशन आती हैं। ठीक है, सब कुछ डेटा के बेसिस पे होता है। मॉनिटरिंग और असेसिंग स्टडीज कमीशन बाय फाइनेंस कमीशन। ठीक है, इन्हांसिंग द कमीशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज विद इन TOR। अभी तक जो और मतलब अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस है उन्हीं की जो अंडरस्टैंडिंग हम ज़्यादा इन्हांस कर पाएँ। जैसे हवा में हम बोल देते हैं कि भाई स्टेट को GST का ग्रेटर डेवोल्यूशन मिल, या GST आने के बाद प्रॉब्लम हो गई है तो टैक्सेस का ग्रेटर डेवोल्यूशन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितनी कमी आई है GST आने के बाद स्टेट के एक्सचेकर में, है ना, वो सब डेटा के बेसिस पे होना चाहिए। वो कैसा होगा कि जो अभी के इश्यूज हैं उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कमीशन को, है ना। तो उसके लिए फिर ब्रॉडनिंग कमीशन स्कोप बाय सीकिंग बेस्ट नेशनल इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो ये सब ठीक है, रिसर्च कुल मिलाकर रिसर्च वगैरह के लिए अभी ये करा गया। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। पहली बार 1951 में एस्टेब्लिश हुई थी, आर्टिकल 280 के अंडर आता है। और हाँ, 281 ये कहता है कि इन्होंने जो भी रिपोर्ट दी है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट दी है वो पार्लियामेंट के ऊपर टेबल होगी बस। और रिपोर्ट क्या देते हैं, रिकमेंडेशन क्या होता है, ये प्रिंसिपल्स बताते हैं फॉर ग्रांटेड एड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कि पहले तो ये कि रिकमेंडिंग टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, और दूसरा एक बार यूनियन को अपना मिल गया, स्टेट को अपना मिल गया, जो यूनियन को अपना मिला है उसमें से भी कभी अगर कुछ एडिशनल ग्रांट्स देना है ना, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे। ठीक है, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ बस एक पावर आप ध्यान रखना, कैन कॉल विटनेस, रिक्वेस्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, होल्ड सिविल कोर्ट पावर्स अंडर द ये CVC। ठीक है, तो बस ये तो ये सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एडवाइजर्स स्टेट यूटीज टू होल्ड सर्वधर्म मीटिंग टू प्रोटेक्ट सेफगार्ड ये। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एज पर NCM एक्ट 1992, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी हो गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, फिर आपकी जो पॉलिटी पार्ट 2 किताब है उसमें कवर करा हुआ है। ठीक है, चैप्टर पढ़ लेना आगे। इट एडवाइजेस स्टेट यूटीज टू कंडक्ट सर्वधर्म मीटिंग मंथली एट सब डिविजनल एंड बायनरी डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है यार, तो इन्होंने कुल मिलाकर कहा कि सर्वधर्म मीटिंग करनी है एक मंथली एट सब डिविजनल एंड बायएनुअली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि सब डिविजनल लेवल पर मंथली और बायएनुअली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि एक सर्वधर्म मीटिंग होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ये इस्टेब्लिश करा है, इसके अंदर पावर और फंक्शन कुछ दी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। माली reiterates that exit from regional bloc is irreversible। माली होता क्या है, कहाँ है, कुछ आइडिया? अफ्रीका में कहाँ पे? हाँ, साहेल रीजन हल्का सा वेस्ट में ही माना, नाइजीरिया के नॉर्थ में है, ठीक है। चलो, माली, बुर्किना फासो, नाइजर हैव इर्रिवर्सिबली कोएग्जिस्टेड। इकोवास कोई होगा कि ये 3 मेंबर्स होंगे उसमें, फॉर्मिंग अ न्यू कॉन्फेडरेशन एमिड एक्यूजिशन अगेंस्ट फ्रांस। ओके, इकोवास था क्या, 1975 की में इस्टेब्लिश हुआ था, ट्रीटी ऑफ लेगोस। 15 कंट्रीज थी, ये सारी रही होंगी, ठीक है। ये ज़्यादातर वही हैं, मतलब हो सकता है ये सारी, एक्चुअली हो सकता है क्या, ये सारी फ्रांस की कॉलोनीज है, ठीक है। हेडक्वार्टर अबूजा, नाइजीरिया। तो एकदम ऑलमोस्ट वही वाली चीज़ होगी जैसे हम इसके कॉमनवेल्थ के ग्रुप में होते हैं ना, तो जैसे कभी कभी कंट्रीज कह देती है हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहेंगे, चाइना तो कभी बना ही नहीं, हांगकॉन्ग वगैरह, है ना, ऐसे ये कह रहे हैं कि हम अपने इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे, ठीक है, ओके। Outstanding work, IITM team makes mineral nanoparticles with water. Okay, researchers at IIT Madras, led by Dr. Thalapil Pradeep, discovered that micro droplets of water, much smaller than a raindrop, can break down minerals into nanoparticles. Okay. ठीक है, तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, 1000 साइज ऑफ रेनड्रॉप कैन ब्रेक डाउन मिनरल्स इनटू नैनो पार्टिकल। अच्छा, आपको पता है जब वाटर ड्रॉपलेट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है वो बहुत हार्ड हो जाती है,
कि सरफेस टेंशन का फिनोमेना पढ़ा है क्या कभी या सुना है कभी? वो क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसको हम यहाँ से काटेंगे मान लीजिए, ठीक है, अगर यहाँ से हमने ड्रॉपलेट को काट दिया, ठीक है, तो जो सरफेस होती है अंदर ऑब्वियसली पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सरफेस होती है वहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे को स्ट्रेच करके रखते हैं हर डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं कोने पे, इस तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता तो सरफेस जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाती, एटम्स निकल निकल के भागते, है ना। क्यों सारी चीज़ें अंदर क्यों है? क्योंकि सरफेस टेंशन है। जब चीज़ बहुत छोटी हो जाती है, जब बहुत बड़ी हो जाती है, तो वॉल्यूम बाय सरफेस का जो रेशियो है या सरफेस बाय वॉल्यूम का रेशियो, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता। जब चीज़ बहुत छोटी हो जाती है तो अंदर का वॉल्यूम हो जाता है बहुत कम, उसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बहुत बड़ा, जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन, जितने छोटे हो जाएंगे पार्टिकल इसलिए उतने हार्ड हो जाते हैं, और छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ना उसके लिए और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने ऐसे किसी उसका यूज़ करा है कि ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स उन्होंने थाउजेंड साइज ऑफ ए रेन ड्रॉप, है ना, मतलब वो माइक्रोमीटर्स के ड्रॉपलेट्स उन्होंने बना लिए। वो बहुत हार्ड चीज़ होती है ऑब्वियसली। अगर इस चीज़ को वो बिना दो ड्रॉपलेट्स मिले अगर इस चीज़ को यूज़ कर पाते हैं तो बहुत हार्ड है ये चीज़, है ना, एज हार्ड एज अ स्टोन। तो उससे उन्होंने कुछ करा होगा। तो कैन break down minerals into nanoparticles. Microdroplets facilitate chemical reaction that bulk water cannot, owing to their tightly packed molecule and high surface reactivity. Okay, तो उन्होंने कोई और तरीका यूज़ करा, वो हार्डनेस का तो इस्तेमाल नहीं करा उन्होंने। चलो, electric charge carrier, they carry electric charge effectively, crucial for atmospheric processes and potentially useful in biochemical process. Application nanoparticle formation उन्होंने कर ही लिया है। फिर potential in agriculture, nanoparticles formed by microdroplet could enhance soil fertility and crop productivity. कैसे कि मिनरल को अगर हमने बहुत छोटा तोड़ दिया है ना, बहुत छोटी टूटी हुई चीज़ और ज़्यादा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो शायद इस सेंस में एग्रीकल्चर में ज़्यादा आसानी से यूज़ होगा। इस टाइप के कभी कभी सवाल आ जाते हैं, है ना, इसलिए देखना ठीक रहता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ फाइंडिंग सजेस्ट रेलेवेंस टू अंडरस्टैंडिंग प्रोटोसेल्स एंड अर्ली बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफरिंग इनसाइट इनटू ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इंडिया रशिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। ओके, ठीक है, इस समय कितना है, क्या लिखा है? चलो, इंडिया रशिया एम टू ये हो गया। की एरियाज ऑफ कॉपरेशन क्या है? रशियाज फार ईस्ट प्रोजेक्ट इंक्लूड्स रशियाज फार ईस्ट रिड्यूसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, एनहांसिंग कनेक्टिविटी वाया न्यू रूट्स। मेरे हिसाब से रशियाज फार ईस्ट प्रोजेक्ट उनका कुछ होगा जैसे हमारा लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट होता है ना, उस टाइप का कुछ होगा। एनहांसिंग कनेक्टिविटी वाया न्यू रूट्स, जैसे चेन्नई व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? रशिया में तो है, कहाँ है? एकदम ईस्ट में, ठीक है, वहाँ से अलास्का काफ़ी पास पड़ता है। हाँ, ट्रांस रेलवे जाती है रशिया की। तो मतलब हम करेंगे क्या कि हम मलक्का स्ट्रेट से होते हुए सिंगापुर वगैरह से होते हुए और फिर ईस्ट चाइना सी और वगैरह उससे होते हुए व्लादिवोस्टोक ऊपर जापान के पास। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ऑब्वियसली एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड फैसिलिटेशन। ठीक है, और कुछ है? ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। रत्न भंडार ऑफ पुरीज जगन्नाथ टेम्पल सेट टू ओपन आफ्टर 4 decades। अच्छा, ये एक ट्रेजर ट्रोव है जगन्नाथपुरी का। इज लाइकली टू बी ओपन। द स्टेट गवर्नमेंट्स हाई लेवल कमिटी लेड बाय जस्टिस रिटायर्ड विश्वनाथ रथ हैज़ बीन टास्क्ड विद टेकिंग इन्वेंट्री ऑफ द वैल्यूएबल स्टोर्ड इनसाइड। तो ठीक है, मतलब वहाँ की ट्रेजरी खुलेगी और वो एक शायद इन्वेंट्री बनाएगी कि एक्चुअली है क्या ट्रेजरी में, है ना। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है भी, ये जनरली टेम्पल्स में ये सब कर दिया जाता है। ठीक है, इनसे ना वहाँ का एक सेइंग है सर। क्या? ये ज़्यादा टेम्पल की होती है वैसे, ये वाली सेइंग। इसका सेइंग ये है, प्रोबब्ली कोई सांप बैठा है
हाँ उसको पहले भी कोशिश करी थी। लास्ट टाइम जिसने खोला था तो उसने सांप ने काट लिया। हो ओके, ये ज़्यादातर टेम्पल की वजह से सही होती है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ नहीं होगा। लास्ट टाइम भी उन्होंने ट्रेजरी की लिस्ट बना ली होगी खोलकर। देखते हैं जो भी है अभी। चलो ठीक है, हम जगन्नाथपुरी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर आपको पता है क्या है? हाँ, कलिंग आर्किटेक्चर है। नगर स्टाइल में ही कलिंग आर्किटेक्चर है, ठीक है। और कलिंग आर्किटेक्चर में है सब स्कूल है उसके। सब स्कूल का। और कलिंग आर्किटेक्चर में कुछ स्पेशल है, मतलब कुछ स्पेशल एब्रप्टली टर्न करता है अंदर की तरफ, ठीक है। जो अमालक है जिसको यहाँ पे मस्तक बोलते हैं वो चौड़ा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं शिखर, है ना। ये जो मेन बिल्डिंग है इसको क्या कहते हैं? शिखर, ठीक है। ज़्यादातर टेम्पल्स ऐसे होते हैं कि इस टाइप के शिखर होते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर एक अमालक होता है, ठीक है, और उसके टॉप पर एक कलश रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे अमालक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग उतना ही चौड़ा जितना कि टेम्पल का जो शिखर है, ठीक है। और इसको इसलिए मस्तक भी बोलते हैं। और फिर उसके ऊपर एक कलश होता है, ठीक है। और वर्टिकल क्लाइंब होती है, उसके बाद एब्रप्टली कर्वन होता है, ठीक है। 2 मेजर फीचर हैं नगर स्टाइल से अलग है, बहुत भारी होता है। और इसलिए एक टेम्पल था जिसका शिखर गिर चुका है, कौन सा? सन टेम्पल कोणार्क, है ना उसका। अब ये क्या है कि इन टेम्पल्स के आगे जनरली मतलब ये तो हमारा मेन शिखर हो गया, इसके नीचे गर्भगृह होता है जहाँ पे डीटी रखे होते हैं, है ना। फिर इसके आगे हमारे पास मंडप होता है एक, है ना। यहाँ पे भी इसका अमालक, इसका कलश होगा, मंडप होता है और सो ऑन। अभी क्या है कि सन टेम्पल का खाली ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, मंडप बचा हुआ है, और जो शिखर है वो गिर गया है, ठीक है। अभी जो हम सन टेम्पल जाते हैं ना कोणार्क, वो एक्चुअली मेन टेम्पल है ही नहीं, वो तो बचा ही नहीं है ना, वो गिर चुका है। तो मतलब इससे भी एक्चुअली दुगनी हाइट का था। ये अपने आप में बहुत ऊंचा है। आई थिंक कितना यहाँ हाइट वाइट दी होगी इसकी, दी है क्या? हाइट वगैरह नहीं दी। खैर एनीवे, किंग अनंत वर्मन चौथगंगा ने बनाया था, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे 12th सेंचुरी में। ठीक, टेम्पल इज कॉल्ड यमनिका तीर्थ, वेयर अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीव द पावर ऑफ गॉड यम, द गॉड ऑफ डेथ, हैज बीन नलिफाइड इन पुरी। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कलिंग आर्किटेक्चर है, डिस्टिंक्ट स्टाइल प्रेवलेंट इन ओडिशा। डिस्टिंक्ट स्टाइल किसका? नगर स्टाइल का, एक सब स्टाइल है। फिर टेम्पल्स मेन स्ट्रक्चर सेंटम सेंटोरम, यानी कि जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, और गर्भगृह हाउसेज आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा। फिर रथ यात्रा हिंदू फेस्टिवल जो है वो आपने बताई थी, अपने आंट के यहाँ जाते हैं। फिर फेस्टिवल कमेमोरेट जगन्नाथ एनुअल विजिट टू क्या गुंडीचा टेम्पल वाया मौसीमा टेम्पल, आंट्स होम और निविया नियर क्या बालागंडी चाका मतलब चौक। अच्छा चौक, ओके पुरी। फिर मोस्ट फेमस रथ यात्रा फेस्टिवल बिगिंस इन सेकंड डे ऑफ ईयर। सब ठीक है यार, बस ठीक है, और कुछ है नहीं। हमारा टाइम हो गया, आज ऐसा करते हैं कोई इसको स्किप करते हैं, ठीक है, कल मिलता है।